वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे 9th क्लास का फिजिक्स का सेक्शन। तो शुरू करेंगे उसको पढ़ने के लिए। सब लोग तैयार हैं? शुरू करेंगे। हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर आता है मोशन। अगर इसका चैप्टर नंबर की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली चैप्टर 8 है। अदरवाइज अगर आपने कोई रेफरेंस बुक ले रखी है तो उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर 1 हो सकता है आपका। ठीक है, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो मेनली फोकस करना है टॉपिक पर। तो टॉपिक पर ही आएंगे मोशन। इससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। यहाँ से आप लोग की पहली क्लास शुरू हो रही है 9th क्लास की। अभी तक आप लोगों ने 8th क्लास में जितना भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, वही सब चीजें इलेबोरेटेड फॉर्म में आएंगी, एक्सपेंडेड फॉर्म में आएंगी। लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है उससे। हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज ये सब चीजें पढ़ते जाएंगे, तो आप लोग के लिए चीजें स्मूथ होती चली जाएंगी, परेशानी नहीं होगी, आसान ही होंगी चीजें। लेकिन थोड़ा सा आपको, क्योंकि सिलेबस का लेवल, आपकी पढ़ाई का लेवल बदल गया है, तो आपको अपने पढ़ने के पैटर्न को भी बदलना होगा। थोड़ा सा आपको टाइम अब ज्यादा देना होगा एज कंपेयर टू योर प्रीवियस क्लास। जैसा आप लोग अप टू 8th क्लास बढ़ते आए हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा या एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ लिया तो भी काम चल गया। यहाँ थोड़ा सा टाइम आपको बढ़ाना होगा। डेली बेसिस पर जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो डेली बेसिस पर रिवाइज होनी चाहिए, और प्रैक्टिस मस्ट बी देयर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए चीजें स्मूथ होती चली जाएंगी, इजी होती चली जाएंगी। थोड़ा लेवल का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा फील भी करेंगे कि 8th क्लास तक का स्टैंडर्ड अलग था और 9th ऑनवर्ड्स ये स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। लेटर ऑन अगर आप लोग आगे जाकर साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं तो यही बात आप दोबारा से फील करेंगे, और थोड़ा और ड्रास्टिक वे में करेंगे whenever you will be moving from 10th class to 11th class। अगर आप 10th क्लास के बाद 11th क्लास में जाकर साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं तो जो जंप आप हल्का सा यहाँ देख रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा जंप वहां मिलता है। खैर, जब वहां पहुंचेंगे तब वहां की बात करेंगे। फिलहाल अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है मोशन से रिलेटेड है। मोशन के बारे में हल्का फुल्का आइडिया सभी को है कि मोशन का मतलब जब कोई बॉडी हिलती डुलती है, अपनी जगह बदलती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो उसे हम मोशन में कहते हैं। नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली रेस्ट पर है। तो इसी को थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में लेकर जाएंगे। स्टेप वाइज टेक्निकल टर्म क्या क्या होती हैं उनकी जरूर हम बात करेंगे। तो पहली जो टेक्निकल टर्म हमारे पास यहाँ आ रही है वो है स्टेट ऑफ बॉडी। आपको पता होना चाहिए हमेशा जब भी हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी स्टेट के रिस्पेक्ट में बात होती है। स्टेट का मतलब उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन, वो हमें किस सिचुएशन में दिख रही है जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जर्व एंड मेजर का मतलब यही है, जब आप किसी बॉडी को देख रहे हैं या उसी से एसोसिएटेड किसी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं। बहुत सारी होती हैं जैसे फोर्स, एनर्जी, वर्क। अभी स्टार्टिंग लेवल पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह आएंगे, हम एक एक करके बात करेंगे। तो स्टेट ऑफ बॉडी की डेफिनेशन अगर लिखने की जरूरत है तो इट इज द सिचुएशन इन विच बॉडी इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। जब हम एट ए टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर किसी बॉडी को ऑब्जर्व या मेजर करते हैं तो वो पर्टिकुलरली कौन सी स्टेट में है, उसकी दो सिचुएशन है हमारे पास। वो है पहली सिचुएशन रेस्ट और दूसरी सिचुएशन मोशन की। हमें ऑब्वियसली इसको डिटेल में देखना है। तो रेस्ट क्या है देख लेते हैं एक बार। रेस्ट का मतलब बोला जाता है एक ऐसी सिचुएशन है इन विच बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन। जब बॉडी की पोजीशन में किसी तरह का चेंज नहीं आता, बॉडी बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, उसे हम नाम दे देते हैं कि वो कौन सी स्टेट में आ गई है, रेस्ट में। इसमें एक और बात का ध्यान रखना है, ये बात हम हमेशा विद टाइम करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग करेंगे। विद टाइम फिजिक्स में हमेशा बात होती है टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम हमेशा स्टार्ट होता है 0 से और वो बढ़ता रहता है। जैसे आप भी जानते हैं, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप एग्जाम के लिए तैयार होते चले जाएंगे, टाइम गुजरता चला जाएगा, एग्जाम आ जाएंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो भी टाइम ने तो गुजरना ही है, एग्जाम आ जाएंगे, वो आपको परेशान करेंगे। तो आपके हाथ में है कि आपको कौन सी सिचुएशन बनानी है। फिलहाल वापस आते हैं टॉपिक पर। रेस्ट, इट इज द स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है WRT, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, अगर रेस्ट नहीं है तो बोलते हैं इट इज द स्टेट इन विच बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। फिर से आ जाएगा ऐसी सिचुएशन जहां बॉडी अपनी पोजीशन को बदल रही है। स्टार्टिंग में किसी पोजीशन पर थी, किसी जगह पर थी, अभी बदलकर थोड़ी देर बाद कहीं और चले गई, फिर थोड़ी और कहीं और चले गई। ऐसी सिचुएशन को हम बोल देते हैं मोशन। नहीं कर रही है तो रेस्ट। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि बुक ऑन ए टेबल, आपने अपनी टेबल पर, स्टडी टेबल पर बुक रखी है, अपने आप को कहीं नहीं जाने वाली, इट विल बी एट रेस्ट। उसी को उठाकर आप एक रूम से दूसरे रूम में ले गए
तो वो हो जाएगी मोशन में। इस यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लें तो मोशन ऑफ कार की बात हम कर सकते हैं। मोशन ऑफ कार आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर ऑन द हाईवे। कोई व्हीकल हो सकता है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कुछ भी आप ले सकते हो। बहुत सारे केसेस है इसके, उसको थोड़ा और आगे लेकर जाएं उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, उसकी स्टेट को पढ़ने के लिए। जब हम ये बात करते हैं कि पोजीशन में चेंज आ रहा है तो बॉडी को देखकर हमेशा ये पता लगाना आसान नहीं होता कि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है या नहीं कर रही है। इसके लिए हमें पहले एक बेस बनाना होता है जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। इट इज अ पॉइंट और इट मे बी अ सरफेस ऑल्सो, सरफेस भी हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, बॉडी के रिस्पेक्ट में होगी, विद रिस्पेक्ट टू विच बॉडी इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। एक पॉइंट होगा, एक रेफरेंस होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम हमेशा बॉडी की स्टेट चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपके केस में जो आप पढ़ रहे हैं कोई न्यूमेरिकल है या कोई केस है, कोई टॉपिक है, अगर उसमें मेंशन किया है रेफरेंस पॉइंट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अंडरस्टूड होता है कि हम हमेशा उसको अर्थ सरफेस ले लेते हैं। जमीन को ले लिया जाता है, सरफेस ऑफ अर्थ को ले लेते हैं, वही हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाता है अगर किसी टॉपिक में उसे मेंशन नहीं किया है। तो मोशन का मतलब जब बॉडी की स्टेट में चेंज आएगा, पोजीशन में चेंज आएगा, और अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है तो वो मोशन में आएगी। मोशन के हमारे पास अलग अलग टाइप होते हैं। अगर इलेबोरेटेड फॉर्म में देखें तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, आप लोगों के पास बहुत ज्यादा नहीं है डिटेल में पढ़ने के लिए। आपको इसका पहला केस पढ़ना है, वो है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। केस ऐसा है जहां बॉडी ए से बी जाएगी। ए मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन है, शुरुआत की पोजीशन, बी इसकी फाइनल पोजीशन है। ए से बी अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन जाती है, पोजीशन को चेंज करती है, स्ट्रेट पाथ में जाती है, तो उसे हम बोलते हैं पहली कैटेगरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा केस जो हो सकता है वो हो सकता है सर्कल वाला, जैसे कि प्लैनेट घूमते हैं सन के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूमती है, इस तरह के केस को आप सर्कुलर में कंसीडर करते हैं। हम अभी यहाँ पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। और एक और कैटेगरी होती है, जैसे पेंडुलम देखा होगा आपने, या झूला होता है, आगे पीछे जाता है, ये हमारा टू एंड फ्रो कैटेगरी कहलाता है। ये हमारा सर्कुलर की कैटेगरी कहलाता है, सर्कुलर मोशन, और ये स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है। तो हमें यही वाला पढ़ना है, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब स्टार लगा दिया इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए। तो आपको अभी इन दोनों से परेशान नहीं होना है, आप चाहो तो इनको भूल जाओ, साइड में करो इनको, इनकी जरूरत नहीं है हमें अभी फिलहाल के लिए। फिलहाल हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या है? इट इज अ मोशन, यानी कि बॉडी की पोजीशन में चेंज है, इन विच बॉडी मूव्स, कैसे मूव करती है? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बॉडी स्ट्रेट लाइन के अबाउट मूव करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है अगर, तो हम बोलते हैं वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का केस है। इसको अब हमें डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर। तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करनी है। इंपॉर्टेंट टर्म्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड एक एक करके फिजिकल क्वांटिटीज आती रहेंगी और उनको हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है जिनको हम फिजिकल क्वांटिटी बताते हैं। ये दो कैटेगरी में है हमारे पास। क्या क्या हो सकती है? जैसे आपने पहले भी नाम सुना है, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, ये सब है, वर्क डन, ये सब हमारे फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आती है। इसको हम दो कैटेगरी में रखते हैं हमेशा, एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। यहां थोड़ा सा इस बात पर गौर करने की जरूरत है। स्केलर और वेक्टर, ये दो टर्म हमेशा एसोसिएटेड रहेंगे फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड। स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड की जगह आप इसकी वैल्यू भी कह सकते हो। वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो बताना ही है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अगर स्केलर में आप डायरेक्शन ऐड कर दो तो वो वेक्टर बन जाता है। हम लिख भी सकते हैं कि वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर प्लस डायरेक्शन। स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड, जहां वैल्यू भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है। ये दोनों बातें जब तक नहीं बताओगे तब तक क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहेगी, इनकम्प्लीट। ठीक है, तो स्केलर हम उनको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत पड़े, एंड वी विल गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी। वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है,
सिर्फ फिलहाल इतना, वैसे तो और डिटेल में आते हैं टॉपिक, लेकिन अभी नहीं है आपके स्टैंडर्ड पर, इतना जरूर ध्यान रखेंगे तो पता चल जाएगा, ताकि डिस्टिंग्विश करना, पहचानना कि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं वो आसान हो सके। ठीक है, स्केलर जिनमें मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ, और वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है मोशन का। अब हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिटेल में देखना है, एक एक करके टर्म्स पर आएंगे। तो अगर आप इसमें से कुछ नोट करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो रिटर्न वर्क अगर पूरा हो गया है तो आगे बढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पर। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम जो पहला देखने जा रहे हैं दैट इज डिस्टेंस। अगर बात डेफिनेशन वाइज करें तो बोलते हैं डिस्टेंस का मतलब है इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इन मोशन। या मोशन जब हमने बोला है तो अंडरस्टूड है कि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की ही बात कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ मतलब जिस पाथ को बॉडी ने फॉलो किया है एग्जैक्टली उसकी लेंथ को मेजर कर लो, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका सिंबल होगा एस। कभी कभी बुक्स में बदल देते हैं सिंबल को, लेकिन जनरल वे में हम एस ले लेते हैं इसको। यूनिट है मीटर, सिंबल होगा उसका एम, मीटर को एम से डिनोट करते हैं। और जो यहाँ क्वांटिटी का नेचर है अगर वो मैं बोलूं तो दैट इज कॉल्ड स्केलर। मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ वैल्यू से काम चल जाएगा, आपको डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसी में एक और टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। इस बार बोलते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये सबसे छोटी डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी के लिए इन मोशन होगी, जो ऑब्वियसली मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, उनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, सिंबल एस, फिर से मीटर यूनिट बन गई। और ये क्वांटिटी अगर हम देखें तो ये बनती है वेक्टर। कुछ बच्चे बोलते हैं जी हमें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसा लगता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि ऐसा नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेजर डिफरेंस आता है। सबसे पहला डिफरेंस उनके नेचर का है, स्केलर और वेक्टर। डिस्टेंस हमें स्केलर मिलता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें मिलता है वेक्टर। इसकी वजह से क्या फर्क पड़ जाता है, क्या नेचर में बदल जाता है, उसकी थोड़ी सी बात करेंगे फिगर वाइज। जनरल इंफॉर्मेशन के लिए डेफिनेशन और अदर इंफॉर्मेशन आपके सामने है। देखते हैं क्या आ रहा है, बेसिक डिफरेंस क्या है। हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि एक बच्चा है आपकी ही तरह, अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और ए से बी चला जाता है। उसके बाद उसे थोड़ा टर्न लेना पड़ता है और फिर वो बी से सी जाकर अपने स्कूल पहुंचता है। ये मान लेते हैं होम से चला और ये स्कूल पहुंचा, स्कूल सी पोजीशन पर है। अब अगर कोई बोलेगा जी ए से बी चलने के दौरान मोशन इन स्ट्रेट लाइन के दौरान डिस्टेंस बताओ, तो मैं बोलूंगा ये है सपोज 1 मीटर फॉर एग्जांपल। ऐसे ही बी से सी भी कोई पूछेगा तो बोल देते हैं ये है 2 मीटर। कोई टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो हमें मिलाकर बताना पड़ेगा 1 मीटर प्लस 2 मीटर यानी कि 3 मीटर। तो अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें, इस केस में डिस्टेंस की बात करें तो हमें लिखना है 1 + 2 यानी कि 3 मीटर टोटल हो जाता है, होम से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस। लेकिन कोई हमसे ये पूछ लेगा कि जी डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें देखना पड़ेगा कि इनिशियल पोजीशन कौन सी है। आईपी मतलब इनिशियल पोजीशन, एफपी मतलब फाइनल पोजीशन। फाइनली वो कहाँ था, तो वो यहाँ था। ये है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये 1 + 2, ये जैसे 3 हो रहा है तो ये ऑब्वियसली इससे छोटा ही आएगा। ब्लैक वाला डिस्टेंस बड़ा है, ब्लू वाला डिस्टेंस छोटा है। आप इसको 2 मीटर कह सकते हो, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में 2 मीटर ही बनेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू अलग हो रही है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ये सिर्फ 2 मीटर डायरेक्टली हो गया है। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ उसने फॉलो ये वाला किया था, ब्लैक वाला, लेकिन जो घर से लेकर स्कूल तक की दूरी आई है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम एयर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसमें हम पाथ को फॉलो नहीं करते हैं, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये इनका फर्क है। इसमें एक और खास बात है कि अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो कंपेयर करके हमें कुछ ये इंफॉर्मेशन मिलती है। देखते हैं क्या क्या है। इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है, हमारे पास
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन आ रहा है। मैं कंपेयर करके इनके बीच में कुछ बेसिक बातें लिखने जा रहा हूं। पहली, जो डिस्टेंस है इट मे बी पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है इसकी। जबकि यहां पर इट मे बी पॉजिटिव और हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए, इसकी वैल्यू नेगेटिव में भी जा सकती है, डायरेक्शन का रोल आ जाता है इस वजह से। दूसरा केस, इसके बारे में अगर देखें तो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ता है, बट इसके लिए मे इंक्रीज और मे डिक्रीज ऑल्सो, ये कम भी हो सकता है। इसके बारे में एक और खास बात है, इट इज नेवर जीरो, जबकि यहां पर मे बी जीरो ऑल्सो, इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। सुनने में एक जैसा लगता होगा, लेकिन ये मेन डिफरेंस है इसके। कैसे हो रहा है, जैसे एग्जांपल और देख लेते हैं, फिगर वाइज देखेंगे। सपोज कोई बॉडी ए से बी चलती है और एक्वायर करती है 1 मीटर, फिर बी से सी 2 मीटर, फिर सी से डी 3 मीटर, इस तरह से चलती जा रही है। तो बॉडी पहले ए से बी जाती है, फिर आगे जाती है, फिर आगे जाती है, और उसके बाद ये बॉडी वापस लौटना शुरू करती है, फिर ये वापस भी आएगी। तो इसमें हम केस ले सकते हैं, अगर ए टू बी की बात करते हैं तो डिस्टेंस इज ए बी 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टेस्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उसको भी 1 मीटर लेंगे। फिर अगर हम ए टू सी की बात करते हैं, ए टू सी, तो ए टू सी में जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 1 + 2 यानी कि 3 मीटर। लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो 1 + 2 वो भी स्ट्रेट लाइन है, 1 + 2 ये भी 3 मीटर आ गया, एक जैसा चल रहा है अभी तक। ए टू डी देख लो एक बार, तो डिस्टेंस आएगा आपके पास 1 + 2 + 3 यानी कि 6 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी वही आ रहा है, 1 + 2 + 3 6 मीटर। लेकिन इसके बाद से कहानी बदल जाएगी, देखते हैं क्या है। अब हमने कहा ए टू बी सी डी और डी से फिर वापस सी, वापस भी लौटा है। तो अब हम जो केस देखने जा रहे हैं वो केस है ए टू डी एंड बैक टू सी, सी के ऊपर वापस भी आया है। तो इस बार जो डिस्टेंस होगा वो देखो क्या होगा, ए से लेकर डी तक तो हम निकाल चुके हैं, ए से लेकर डी तक कितना आ रहा है 1 + 2 + 3 6, मैंने उसको 6 कर दिया, प्लस डी से सी 3 मीटर और आया है, वो 3 मीटर और आया है, तो मुझे 3 और ऐड करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 9 मीटर। लेकिन अब देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर डी + सी नहीं करेंगे, बल्कि ए टू डी एंड बैक टू सी के लिए अगर देखेंगे तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये हमारी फाइनल पोजीशन है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये क्या होगा, वो जो हमने 6 एक्वायर कर लिया था, 6 में से 3 माइनस करना पड़ेगा। तो इस बार ये 6 - 3 होगा, क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रहा है, उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कम होने लगा है, एंड दैट विल बी 3 मीटर। आप डायरेक्टली 1 + 2 लिख के भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो ये वो केस है जहां पर हम बोल रहे थे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव 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 ही चल रहा है, ये पूरा पॉजिटिव चल रहा था। यहां भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया था, तो हमने लिखा था मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अभी देखो ये माइनस भी होने लगा, ये नेगेटिव में भी जाने लगा है, नेगेटिव की वैल्यू का नेचर भी एक्वायर कर लिया इसने। उसके बाद ए टू डी एंड बैक टू बी की बात करेंगे अगर, तो यहां पर डिस्टेंस आ जाएगा, यहां से यहां तक 6 तो चल ही रहा था, प्लस ये 3 और प्लस 2 और, तो ये हो गया 11 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, अब आप देख ही रहे होंगे, ये हमारी फाइनल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल पोजीशन, तो शॉर्टेस्ट सिर्फ 1 बचेगा। आप चाहो तो यहां से यहां तक का टोटल हमने 6 निकाल लिया था, 6 में से फिर -3 ये किया था, और -2 और करना पड़ेगा आपको 1 मीटर गेन करने के लिए। और अब उससे भी सबसे खास बात आ रही है, ए टू डी एंड बैक
टू ए अगेन। अब वापस आप वही उसी पॉइंट पर पहुंच गए। तो वही बात हो गई जैसे आप अपने घर से निकले बस स्टॉप से गए आगे किसी और पॉइंट पर, दूसरे बस स्टॉप पर, वहां से उतरकर आप अपने स्कूल चले गए। दिन भर स्कूल में ढेर सारी पढ़ाई की, फिर आप वापस लौटे उसी बस स्टॉप पर, वहां से बस पकड़ी, अपने घर के बस स्टॉप तक पहुंचे और फिर वापस अपने घर में पहुंच गए। मतलब स्कूल से निकले, घर से निकले, स्कूल पहुंचे, स्कूल में ढेर सारी पढ़ाई की और वापस उतरकर फिर वापस लौटकर घर पर पहुंच गए। तो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है। इस केस में अगर कोई डिस्टेंस पूछेगा तो 6 मीटर आप इधर गए और 6 मीटर इधर आए, तो ये 6 + 6 ये हो जाएगा 12 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करेंगे तो यहां से चले थे, वापस वहीं पहुंच गए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाता है 0। तो इट मे बी 0, बट ये कभी भी 0 नहीं होता। ये मेजर डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, और ये सारी बातें आई हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्केलर एंड वेक्टर नेचर। यही इंपॉर्टेंट रोल है स्केलर और वेक्टर का। आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होगा। मोशन में, डिस्टेंस में हमने कहीं कोई खास बात डायरेक्शन की नहीं की थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम हर बार जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन भी पेपर में पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है, और इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं करने के लिए। तो थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट होता है, फिर बढ़ेंगे आगे चलकर। तो देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पढ़ते हैं जरा एक बार क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? कहता है सृष्टि स्टार्ट्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। एंड मूव्स फर्स्ट 3 मीटर ड्यू ईस्ट। पहले वो 3 मीटर ड्यू ईस्ट यानी कि 3 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है। देन टर्न राइट, अपना राइट टर्न मूव करती है एंड मूव्स 4 मीटर ड्यू साउथ, फिर 4 मीटर साउथ की तरफ जाती है। तो आपसे बोला है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय सृष्टि। तो इसके लिए तो थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की। उसकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। फंडा होता है कुछ ऐसा, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ ये और साउथ ये, हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं इसको। तो न्यूमेरिकल को करने का सबसे आसान तरीका आंसर निकालने का होता है कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन दिया उसको फिगर में कन्वर्ट करना सीखो। फिगर जरूर बनाओ, और फिगर कोई बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं करनी है, सिंपल लाइन और पॉइंट्स की फॉर्म में हम बना लेते हैं। मान लेते हैं सृष्टि ने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, तो अगर हम ए पॉइंट ये मान लें तो ईस्ट की तरफ जा रही है, पहले बताया गया है 3 मीटर ड्यू ईस्ट, तो यहां से हम इधर भेज देते हैं ए से बी, ये 3 मीटर हो गया। उसके बाद जब आप इमेजिन करो आप ऐसे चल रहे हो, आप अपने राइट हैंड साइड की तरफ टर्न लेना है आपको, टर्न राइट। तो राइट टर्न लेने पर अगर फेस आपका इधर है और आप राइट टर्न लेते हैं तो आप साउथ की तरफ फेस करेंगे। फिर वो साउथ की तरफ चलती है और पहुंचती है सी पॉइंट पर। कितना मीटर बोला है? 4 मीटर ड्यू साउथ, ये हो गया 4 मीटर। तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई है। आईपी मतलब इनिशियल पोजीशन, एफपी मतलब फाइनल पोजीशन। तो अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो हम डायरेक्ट ऐड करके निकाल लेंगे। तो करते हैं कि करके डिस्टेंस यहां पर आ रहा है ए से लेकर बी तक प्लस बी से लेकर सी तक। तो ए बी इज 3 मीटर प्लस 4 मीटर बन गया 7 मीटर। आंसर आ गया, यही हमारा आंसर, सिंपल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए ये सीधी डिस्टेंस निकालनी है ए सी, और यहां पर आपको यूज करनी है अपनी मैथमेटिक्स। एक खास ट्राइंगल है, ये देखो ध्यान से, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज होती है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमें जो चाहिए वो हाइपोटेन्यूज है, तो जो बच गया वो परपेंडिकुलर और बेस है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कर दिया, वैल्यू रख दी, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बन जाता है 9, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, मिलाकर हो जाता है 25, और अंडर रूट में आंसर आ जाता है 5 मीटर। तो ये भी हमारा आंसर निकल गया। आसान है, बस मैथमेटिक्स का थोड़ा साथ रखना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इसी तरह से धीरे धीरे होते रहेंगे। अभी फिलहाल फर्स्ट क्लास है, तो हम आज यही एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आप चाहें तो अपनी बुक में ट्राई कर सकते हैं और क्वेश्चंस, और कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ भी सकते हैं क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है तो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे, बाकी की बात करेंगे अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।